तो देखिए स्टूडेंट्स, अभी अपन इलस्ट्रेशन नंबर 13 जो है वो देख रहे हैं। श्री मयूर इज एन इंडिविजुअल ऑफ इंडियन ओरिजिन से है। दो हिज रेजिडेंशियल स्टेटस इज नॉन रेजिडेंट, यानी अभी वो नॉन रेजिडेंट है इस साल के लिए। ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 1920 इनकम फ्रॉम द वेरियस इन्वेस्टमेंट मेड बाय इंडिया, कुछ आपको इनकम दे रखी है और ये क्वेश्चन आरयू में 2011 में आ चुका है। इंटरेस्ट इनकम ऑन डिवेंचर, ग्रॉस इनकम है 45,000, तो ये उसकी अदर सोर्सेज की इनकम में आ जाएगी। इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर 45,000। डिविडेंड फ्रॉम इंडियन कंपनी, तो हम जानते हैं इंडियन प्राइवेट कंपनी का डिविडेंड एग्जेम्प्टेड होता है, तो उस पर तो टैक्स लगना नहीं है, तो ये टैक्स नहीं लगा। और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ऑन सेल ऑफ शेयर्स को बेचा है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ है 70,000 का, तो ये कैपिटल गेन में लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आपका आ जाएगा। कहता है कमीशन चार्ज बाय द बैंक 500 का है डिविडेंड के कलेक्शन के लिए, पर डिविडेंड क्योंकि हमने टैक्सेबल किया ही नहीं है तो फिर उसका कोई कलेक्शन चार्जेस का डिडक्शन भी आपको नहीं मिलेगा। इंटरेस्ट का होता तो जरूर लेस होता। Assuming that श्री मयूर हैज ओनली इन्वेस्टमेंट इनकम, इनकी केवल इन्वेस्टमेंट इनकम ही है, कंप्यूट इज नेट टैक्स लायबिलिटी फॉर द असेसमेंट ईयर 2021। इफ, फिर इफ करके कंडीशन और डाल दी कि इफ श्री मयूर इलेक्ट अंडर सेक्शन 115I not to be governed by the chapter 12A, what would be his tax liability, यानी दो कंडीशन में आपको टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करनी है। तो पहला केस है प्रोविजन ऑफ चैप्टर 12A अप्लाई ऑन हिम, अगर अप्लाई हो। फिर दूसरा इफ प्रोविजन ऑफ चैप्टर 12A डज नॉट अप्लाई ऑन हिम। तो देखो इस पे कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी कैसे होगा। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आपका 70,000, उस पर 10% टैक्स लगेगा 7,000 रुपये। इन्वेस्टमेंट इनकम आपकी जो है उस पर आपकी इनकम हुई है 45,000, उस पर टैक्स लगेगा 20%। कुल मिलाकर आपकी टोटल इनकम आ गई 16,000। 4% का सेस लगेगा 16,640। और इन पे जो इनकम है, क्योंकि सेक्शन 12A इन पे एप्लीकेबल हो रहा है, तो इन पे ये टीडीएस पहले ही लग चुका होगा, मतलब ये इनकम जब एक्रू हुई होगी तभी इस पे टैक्स लग चुका होगा, तो 16,640 इस पे टीडीएस कट चुका होगा। दैट्स वाई इसका नेट टैक्स पेबल जो आएगा वो आएगा नील, अगर सेक्शन 12A एप्लीकेबल होता है तो। अगर नहीं होता तो टैक्सेबल इनकम तो वो 115 थी, वो तो 115 ही है, उसमें तो कोई चेंज नहीं है। टोटल इनकम आ गई। अब के इस पे जो कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी जब आप कैलकुलेट करेंगे, तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पर आपका जो टैक्स है वो आपका लग रहा है ये 20% ही है। जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे पहले कितना लग रहा था, वो 10% लग रहा था, लेकिन अब क्योंकि उस पर सेक्शन 12A एप्लीकेबल नहीं हो रहा है तो अब ये टैक्स लेगा 20%। तो ये 20.8 इसलिए लिखा है तो 4% सरचार्ज भी ऐड कर दिया। आप अभी मत करो, आप बाद में ऐड कर देना, और अभी चाहो तो अभी कर दो, तो 20% निकल गया, ये आपका आएगा 20.8%, 14,560। और अब इसमें रिड्यूस टोटल इनकम पर जो रिमेनिंग इनकम है उस पर स्लैब लगना चाहिए, क्योंकि 12A अप्लाई नहीं हो रहा है तो स्लैब लगना चाहिए। और स्लैब जो है अपन जानते हैं पहले 2.5 लाख तक नील है, तो ऑब्वियसली 45,000 पे कोई टैक्स नहीं लगेगा। और इसका टीडीएस पहले से इसका कट चुका है, तो ऑब्वियसली इसका जो टैक्स है ना वो आपका रिफंडेड पे आ गया, कि भाई टैक्स रिफंड जो है वो कितना होगा इसका। तो इसमें इसको जो बेनिफिट है ना वो इस वाली कंडीशन में ज्यादा है, इसमें इसका टैक्स रिफंड बन रहा है, जबकि ऊपर वाली में इसका टैक्स रिफंड नहीं बन रहा है, इसका जो टैक्स लायबिलिटी आ रही है वो जीरो आ रही है। तो फायदा जो है उसको इस वाली कंडीशन में, इसका एक काम करेंगे, एक कंपैरेटिव चार्ट जिसमें कि 12A एप्लीकेबल हो और 12A एप्लीकेबल नहीं हो, इसका एक टेक्स्ट चार्ट जो है वो मैं नेक्स्ट क्लास में आपको फोटो दे दूंगा। अब अपन ले रहे हैं इलस्ट्रेशन नंबर 14। अरुण, दीपू एंड हरी आर पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन with residential status being non-resident. During the financial year, their income from investment in foreign exchange assets and bank deposit in India are as follows. ये 3 जने और ये इनकी 4 इनकम दे रखी है। डिटरमाइन द टैक्स लायबिलिटी एंड डिस्कस वेदर द असेसी शुड ऑप्ट अंडर सेक्शन 115I फॉर नॉट बीइंग गवर्न्ड अंडर द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 115C to 115I। अब ये जोधपुर यूनिवर्सिटी में आ चुका है, देखते हैं क्या है। पहले अरुण को देख लेते हैं, है ना, वो तो बाकी जनों का इसी तरीके से हो जाएगा। और ये अंडर द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 115C to 115I है। तो अरुण की इनकम कौन कौन सी है। इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट विद पब्लिक लिमिटेड कंपनी 18,000 रुपए का इस पे इसको इंटरेस्ट मिल रहा है।
गवर्नमेंट सिक्योरिटीज पे भी इसको 18,000 रुपये का इंटरेस्ट मिल रहा है, और इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर पब्लिक लिमिटेड कोई कंपनी है तो उस पर 5,000 रुपये का इसको ब्याज मिल रहा है। कुल मिलाकर 41,000 का इसका इनकम है। सेक्शन 80 का इसका वैसे 80 TTA का डिडक्शन मिलता है इंटरेस्ट में, बट वो NRI को नहीं मिलता। तो 41,000 की आपकी इनकम हो गई। अब फॉरेन एक्सचेंज एसेट जितनी भी होती है उस पर 20% आपका टैक्स लग जाता है। तो ये सब फॉरेन एक्सचेंज एसेट्स ही थी इसकी, मतलब इसने डॉलर्स में खरीदी थी, तो इस पर इसका 20% का टैक्स बनता है। 41,000 का 20% होता है 8200। और कोई इनकम है नहीं। 8200 पे 4% का सेस लग जाएगा। टैक्स लायबिलिटी आ गई, उसको 10 रुपए का राउंड ऑफ कर दिया 8530। सेम इसी तरीके से इसका हुआ है, और इसका कुछ अलग है। इसकी एक इंटरेस्ट ऑन बैंक डिपॉजिट्स और है 2,60,000। ये 2,60,000 की इसकी बैंक डिपॉजिट्स और है। तो अब इसकी इनकम पे कैसे टैक्स लगा? फॉरेन एक्सचेंज एसेट जितनी थी उस पर तो आपका 20% लग गया, और 2,60,000 की जो अदर इनकम है उस पर पहले 2.5 लाख तक तो कोई टैक्स ही नहीं है। अगले 10,000 पे आपका 5% है, 500 लग गया। एड सरचार्ज हो गया, सॉरी सेस हो गया, और इसको राउंड ऑफ कर दिया। बस इतना से फर्क पड़ा। तो ये तो एक जैसे ही है पूरा कंपटीशन। अब इफ टैक्स पेयर ओमिट प्रोविजन 115C to 115I, द इनकम टैक्स लायबिलिटी फिर क्या होगी वो अपन देखें। तो ये आपकी पूरी इनकम कैलकुलेट हुई। देखो, जब 115C to 115I जो एप्लीकेबल जो है आपका नहीं होता है, ओमिट कर देता है वो उसको, उस कंडीशन में आपको इनकी टोटल इनकम निकालनी है और उस पर स्लैब सिस्टम लगाना है। स्लैब सिस्टम क्या? पहले 2.5 लाख पे नील, तो ये पहले 4166 वाले पे टैक्स लगेगा ही नहीं। इसका 3,14,000 है, तो पहले 2.5 लाख पे नील, और बाकी बचे 15 एंड 14 64,000 पे आपका 5% लग जाएगा, 3,200 रुपये का टैक्स लग जाएगा आपका। तो ये टैक्स निकल गया आपका। फिर सरचार्ज लगेगा तो नील पे तो लगेगा नहीं, 3,200 पे सरचार्ज लग जाएगा, तो टैक्स लायबिलिटी आगे 3,328 की राउंड ऑफ कर दिया। अब क्या करना होगा, इन दोनों टैक्स लायबिलिटी को कंपेयर करना होगा। हम देख रहे हैं यहाँ इसका टैक्स बन रहा था 8530, यहाँ बन ही नहीं रहा, तो ये तो कहेगा यार 115 इसको अपन अप्लाई नहीं करते। यहाँ इसका टैक्स बन रहा था 13,000 समथिंग का, यहाँ नहीं बन रहा, तो ये भी यही कहेगा। यहाँ इसका टैक्स बन रहा था 11,000 का, यहाँ बन रहा है 3,000 का, तो वो भी यही कहेगा। तो कुल मिलाकर ये तीनों ही एसएससी चाहेंगे कि हम जो है 115C to 115I का जो प्रोविजन है उसको ओमिट कर दें और हम नॉर्मल तरीके से टैक्स लगवाएं, तो हमारी टैक्स की सेविंग हो जाएगी। यहाँ जो आपको करना है, सिंपली आपको 20% टैक्स लगाना है अपनी फॉरेन एक्सचेंज एसेट पर, और अदर पे स्लैब लगेगा। स्लैब वही पहले 2.5 लाख पे नील, अगले 2.5 लाख पे 5% वो वाला। और यहाँ क्या करना है, यहाँ वो 20% वाला ऑप्शन है ही नहीं, यहाँ केवल स्लैब वाला ही ऑप्शन है। तो यहाँ स्लैब वाले ऑप्शन के अकॉर्डिंग ही टैक्स लगा, इसलिए इन दोनों पे तो बिल्कुल भी टैक्स नहीं लगा। और इस पे लग गया पहले 2.5 लाख पे नील, 3,14,000 है, अगले बचे 64,000 पे 5% 3,200, बस इतना टैक्स लग गया। 4% का सेस ऐड कर दिया। तो यहाँ स्लैब सिस्टम जो है पूरे पे लगता है, और यहाँ स्लैब सिस्टम फॉरेन एक्सचेंज एसेट के अलावा जो एसेट इनकम होती है उनके ऊपर लगता है। इतना सा रूल आपको याद रखना पड़ेगा।